मॉर्निंग दोस्तों, लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्र की चर्चा करने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों इसका जो कुल क्षेत्रफल की बात की जाती है, तो कुल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, तो दोस्तों देखिएगा 342,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। पहली बात तो ये। अगली बात करें कि देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान राजस्थान का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगली बात आती है कि जब 1 नवंबर, कब 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो अलग हुआ था, उसके बाद में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य की गिनती में आने लग गया। बात कब की है? 1 नवंबर 2000 की, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो राज्य अलग हुआ, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कहलाने लग गया। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की अगर चर्चा करते हैं तो क्षेत्रफल आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का। अगली बात आती है कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। अगली बात अगर सामने आती है कि अब देश में जो प्रथम स्थान है कब से आया, तो उससे पहले मध्य प्रदेश था, पर 1 नवंबर 2000 के बाद में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, तब से राजस्थान का नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये इतनी कहानी इस क्वेश्चन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन, अलग जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से 70 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो इधर देखिएगा दोस्तों, ये छोटा सा हमारा राजस्थान का एक मैप है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक रेखा यहां से गुजरती है और एक रेखा यहां से गुजरती है। वो कौन सी रेखा है तो आपको पता है, ये कौन सी रेखा है, तो ये है आपकी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये किसकी बात आती है? 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर की बात आती है। और इसकी बात करें तो ये है 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसके मध्य है जो राजस्थान फैला हुआ है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान फैला हुआ है। अब बात आती है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कहता है कि किस जिले में या किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो यहां पे हमें दिख रही है कि 69 डिग्री 30 मिनट गुजर रही है राजस्थान के जैसलमेर जिले से की सीमा से। ठीक है, राजस्थान का जैसलमेर की लास्ट सीमा है और इधर पाकिस्तान की सीमा से गुजरती है। इसके बाद में देखते हैं तो 69 और 69 के पास में इधर से गुजरती है आपकी 70 डिग्री
70 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो ये कौन सा जिला पड़ गया आपका? जैसलमेर। जैसलमेर जिला पड़ गया। ठीक है, पहली बात। तो कौन से जिले से? तो जैसलमेर जिले से गुजरती है। कौन सी? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे बात समझ में? तो ये आपको इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का क्षेत्रफल फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम तक का 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। अब बात आती है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह जैसलमेर जिले से गुजरती है राजस्थान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वो देखिएगा। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, सॉरी जैसलमेर। जैसलमेर से ये गुजरती है 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई की अगर चर्चा करें तो वो है दोस्तों, लंबाई है इसकी, कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये बात आती है 1070 किलोमीटर राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है कुल। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यह आती है, ठीक है, अब आपको समझना है कि 1070 जो है वो कहां कहां से कैसे कैसे गुजर रही है, तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये राजस्थान का आपका मैप है, राजस्थान है ये छोटा सा, और इसमें क्या है कि यहां पे एक जगह है और उसका नाम है हिंदूमलकोट। यहां जिला पड़ता एक गंगानगर, राजस्थान का गंगानगर जिला पड़ता है। वहां से हिंदूमलकोट से ये इसकी जो शुरुआत होती है। तो बात की जाती है गंगानगर की कितनी सीमा है, तो गंगानगर की चर्चा करें तो 210 किलोमीटर की, कितनी है? 210 किलोमीटर की सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा से गंगानगर की। अगला जिला हमारा आता है कौन सा? यहां पे हमारा पड़ता है बीकानेर। बीकानेर की अगर चर्चा करें तो इसकी कितनी लगती है, तो इसकी अगर चर्चा करें तो इसकी लगती है दोस्तों 168 किलोमीटर सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा से। इसके बाद में जिला आता है आपका जैसलमेर। और जैसलमेर की अगर बात करते हैं तो उसकी जो सीमा लगती है 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जैसलमेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। अगला जिला है बाड़मेर, और बाड़मेर की अगर चर्चा करें तो इसकी जो सीमा है वो लगती है 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर सीमा लगती है। तो ये चार जो जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित है। ये बात क्लियर होती है। अब बात आती है कि बाड़मेर में एक जगह है, इधर तो हिंदूमलकोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है, और बाड़मेर में एक जगह है और उसका नाम है शाहगढ़। क्या है? शाहगढ़। शाहगढ़ से तक इसकी सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहां से हिंदूमलकोट से शाहगढ़ तक की लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। बात क्या है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई 1070 किलोमीटर। दूसरी बात आती है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं इसको। अगली बात आती है कि राजस्थान में कहां से कहां तक कि इसका विस्तार है, जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो कहां से कहां तक फैली हुई है, तो गंगानगर का हिंदूमलकोट से शुरू होकर बाड़मेर का जो शाहगढ़ है वहां तक ये रेखा फैली हुई है। गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर।
अगली बात आती है बीकानेर जिला, जो राजस्थान का है, उसकी सीमा लगती है 168 किलोमीटर। जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। ठीक है, बात यह आती है कि सबसे ज्यादा कौन से जिले की सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा पे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। और कितनी लगती है, 464 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगली बात आती है कि सबसे कम कौन से जिले की सीमा लगती है, तो बीकानेर की 168 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे की चर्चा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखना है अब। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है वह कौन सा है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये राजस्थान कुछ इस तरीके से, और राजस्थान में ये तो उत्तरी भाग, ये पूर्वी, ये दक्षिणी और ये पश्चिम। ठीक है, यहां पे आपका एक जिला आता है गंगानगर। उत्तर से अगर पूछ लिया जाता है तो गंगानगर। पूर्व की तरफ चलते हैं तो पूर्व में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है धौलपुर। और दक्षिण में एक जिला आता है बांसवाड़ा। और पश्चिम में एक जिला आता है जैसलमेर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। उत्तरी जिले के बारे में पूछता तो गंगानगर, दक्षिणी जिले के बारे में पूछता तो बांसवाड़ा, और आपका पश्चिमी जिले के बारे में पूछता तो जैसलमेर आपका आंसर हो जाता। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया आपका, धौलपुर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं और उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और सब्सक्राइब, आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर इसका आंसर हो जाने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मौर्यकालीन शिलालेख राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन जो शिलालेख है वह राजस्थान की कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो आपका एक जिला आता है और वो है राजस्थान की राजधानी है और उसका नाम है जयपुर। और जयपुर में एक सभ्यता है, एक जगह है बेराट, और बेराट नामक स्थान पे एक सभ्यता बेराट सभ्यता से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं, ये शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जयपुर में ये है। एक और बात सामने आती है कि जयपुर में तो स्थित है बेराट सभ्यता, पर कौन सी नदी पे है, तो ये नदी आती है आपकी बाणगंगा नदी पे ये आपका शिलालेख, ये बेराट सभ्यता स्थित है। ठीक है, अगली चर्चा करने वाले हैं कि यहां पे एक और शिलालेख मिला, वह है भाब्रू शिलालेख। और भाब्रू शिलालेख किससे संबंध है, अशोक से, सम्राट अशोक से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख से। यह भी कहां प्राप्त हुआ, तो आपकी बेरठ सभ्यता से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि मौर्यकालीन शिलालेख राजस्थान किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो आपकी बेरठ सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे स्थित है बेरठ सभ्यता, तो जयपुर में स्थित है। कौन सी नदी पे है, बाणगंगा नदी पे स्थित है। और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसको ही लुंठित नदी के नाम से जाना जाता है। एक और बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एक और शिलालेख प्राप्त हुआ, उसका नाम है भाब्रू शिलालेख। और उस भाब्रू जो शिलालेख है उसमें किसकी जानकारी मिलती है, सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। इतना हमें इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं हम।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विराट सभ्यता, विराट सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? जयपुर जो जिला है उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो बात आती है किसकी? एक राजा हुआ था सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह ने है जो जयपुर की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये बात आती है आपकी 18 नवंबर 18 नवंबर तो इस तारीख है, और 18 नवंबर 1729 की बात आती है, 1729 ईस्वी की बात आती है। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1729 को इसकी स्थापना की जाती है। और अगर इसके वास्तुकार की चर्चा करें तो इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार और वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के जो जयपुर के क्या थे? वास्तुकार थे। क्वेश्चन क्या था कि जो जयपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सवाई जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कब की जाती है? तो 18 नवंबर 1729 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है जयपुर जिले की। इसके वास्तुकार की चर्चा करने वाले हैं तो इसको ये नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य की चर्चा होती है। अगली बात आती है कि इसी को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, और राजस्थान की राजधानी भी ये है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कि जयपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई और कब की गई थी? तो 18, ये थोड़ा सा देख लेना, 18 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय, अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और विजय का वर्णन है जो इस पे किस ग्रंथ में मिलता है? पहली बात तो ये आती है, तो एक कानड़दे प्रबंध कानड़दे प्रबंध में इसकी है जो जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय की जानकारी मिलती है हमें किसमें? कानड़दे प्रबंध। अगली बात आती है इसके जो कानड़दे जो प्रबंध है इसके लेखक कौन है? तो लेखक की अगर चर्चा करें तो इसके लेखक है वो है पद्मनाभ। पद्मनाभ इसके लेखक हैं। ठीक है, आपको इसका भी ये ध्यान रखना है, इसके लेखक है कानड़दे प्रबंधन के लेखक। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इस जो कानड़दे प्रबंध है और जो जालौर के जो शासक थे कानड़देव, उनका एक पुत्र था और उसका नाम था राजकुमार विरमदेव। विरमदेव ने है जो इसी कानड़दे प्रबंधन में विरमदेव और फिरोजा, जो किसकी पुत्री थी? फिरोजा, वो थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। इनके प्रेम प्रसंग के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। जब भी आपके लिए हम टॉपिक लेके आएंगे जालौर विजय या जालौर का युद्ध लेके आएंगे, जालौर विजय का क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको पूरी जानकारी उसमें देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो या किस में मिलता है? तो कानड़दे प्रबंध में इसका वर्णन मिलता है। अगली बात आती है कि कानड़दे जो प्रबंध है इसके लेखक कौन है? तो पद्मनाभ इसके लेखक हैं। और
इसमें कानड़ के प्रबंधन में विरमदेव और फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, और विरमदेव कानड़देव जो जालौर के शासक थे उनके पुत्र थे। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की का भी वर्णन मिलता है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, तो वो है महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहां हुआ था। महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक है वो कहां हुआ था। तो प्रथम की बात करें, प्रथम हुआ था गोगुंदा में। प्रथम कहां हुआ था, गोगुंदा में प्रथम राज्याभिषेक होता है। कब होता है, तो इसकी चर्चा करने वाले हैं। ये हुआ था 28 फरवरी 28 फरवरी। और कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 को इसका है, तो 1572 को राज्याभिषेक होता है। कहां पे, गोगुंदा में। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अगली चर्चा करते हैं द्वितीय, जो दूसरी बार कहां हुआ। तो दूसरी बार की अगर चर्चा करें, वो कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता है दूसरी बार। ठीक है, तो क्वेश्चन से संबंधित आपको जानकारी ध्यान रखनी है कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहां हुआ। तो प्रथम राज्याभिषेक होता है आपका गोगुंदा में। कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 को प्रथम राज्याभिषेक होता है। अगली बात आती है कि दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो जो आपका उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के जो रिटायर न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो रिटायर न्यायाधीश होते हैं या सेवानिवृत्त जिसे बोल सकते हैं, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो ही है जो इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो उच्च न्यायालय होता है राजस्थान में या कहीं पे भी, राजस्थान में या कहीं पे भी चर्चा करने वाले हैं, तो जो उच्च न्यायालय होता है उसके सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो ही राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष आया। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो ये कब आया, ये आया था आपका 2014 में ये आता है। 2014 में ये, सॉरी 2014 में नहीं, 2011 में ये आया। और 2011 में है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम आया 2011 में। और चर्चा करें लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था आपका 14 नवंबर 2011 को ये लागू हो गया था। ठीक है, ये अधिनियम राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष आया, तो 2011 में बात आती है। लागू कब हुआ, 14 नवंबर 2011 को ये लागू होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि केसरिया बालम गीत किस गायन शैली में है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाने वाला लाइक क्वेश्चन है। तो किस शैली में है, तो ये बात आती है आपकी मांड शैली, मांड गायन शैली, मांड गायन शैली से ये है जो केसरिया बालम गीत संबंध रखता है मांड गायन शैली से। अब मांड जो गायन शैली है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो जैसलमेर से है। जैसलमेर से इसका संबंध आता है। अगली बात आती है कि इसका जो
सर्वप्रथम बार गायन किसने किया? तो सर्वप्रथम बार अल्लाह जिल्लाबाई, अल्लाह जिल्लाबाई, अल्लाह जिल्लाबाई ने सर्वप्रथम गायन किया इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि केसरिया बालम जो गीत है वो किस शैली में गाया गया है? तो मांड गायन शैली में गाया गया है। मांड गायन शैली कहां से संबंध रखती है? तो जैसलमेर जिले से संबंध रखती है और सर्वप्रथम इसको गाया था अल्लाह जिल्लाबाई ने। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने जितने भी क्वेश्चन की चर्चा की है वो शायद आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और दोस्तों, कोरोना काल है तो मास्क लगा के रहो और साथ में सैनिटाइजर रखें। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।